गुड मॉर्निंग। आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कालवाड़ में ऑनलाइन क्लासों में छात्रों आपका स्वागत है। आज हम एमएस पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर जो अरस्तु के बारे में हमने पहले पढ़ा, अरस्तु का जीवन परिचय, अरस्तु की जीवन परिचय के बाद में हमने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है। आज हम अरस्तु के द्वारा संविधान को किस प्रकार से परिभाषित किया वो देखेंगे। तो निश्चित तौर पर अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक कहा गया, लेकिन उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया। उस नियम में ये कहा कि मनुष्य के द्वारा जो मनुष्य के जो नियम कानून कायदे हैं, उन नियम कानून कायदों को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए, उनका एक ऐसा मापदंड हो और उस मापदंडों के आधार पर नियमों का निर्धारण करे। जब नियमों का निर्धारण होगा तो निश्चित तौर पर समाज में जो मौजूद व्यक्ति हैं, समाज में जो नागरिक हैं, उनका जीवन सही ढंग से निर्वाह होगा और एक नियम कानून कायदों के आधार पर शासन व्यवस्था सही ढंग से क्रियान्वित हो पाएगी। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि राज्य के विभिन्न मनुष्य के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम ही संविधान। राज्य के विभिन्न मनुष्य राज्य के विभिन्न मनुष्य के जीवन निर्वाह, राज्य के विभिन्न मनुष्य के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों को संविधान के नाम से संबोधित करते हैं। तो छात्रों, हम इस प्रकार से कह सकते हैं राज्य के विभिन्न मनुष्य की जीवन निर्वाह के विशेष नियमों, जो नियम निर्धारित किए गए उस नियमों को संविधान के नाम से संबोधित करते हैं। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं देश की शासन व्यवस्था को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए, सही ढंग से निर्धारित करने के लिए, देश की प्रशासन व्यवस्था को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए देश में जो शासन व्यवस्था क्रियान्वित की जाती है, उनकी जो एक नियमावली है, उस नियमावली को इस संविधान के नाम से संबोधित करते हैं। यह राज्य के विभिन्न पदों का संगठन है। यह राज्य के विभिन्न पदों का संगठन है। तो हम ये कह सकते हैं राज्य के विभिन्न पदों का संगठन है, जिसमें उनकी वितरण विधि, जिसमें उनकी वितरण विधि कह सकते हैं यह राज्य के विभिन्न पदों का संगठन है, जिसमें उनकी वितरण विधि को निश्चित किया जाता है। वितरण विधि को निश्चित किया जाता है, जिससे अपनी वितरण विधि को निश्चित किया जाता है एवं समुदाय तथा उसके समस्त सदस्यों को समुदाय तथा समस्त सदस्यों को एवं समुदाय एवं समस्त सदस्यों के द्वारा लक्ष्य की प्रकृति, सदस्य द्वारा लक्ष्य की प्रकृति निश्चित की जाए
उसे ही संविधान कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है छात्रों, राज्य में मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए विशेष नियमों को संविधान के नाम से संबोधित करते हैं। तो एक नियमावली है, उन नियमावली के आधार पर देश की शासन व्यवस्था क्रियान्वित होती है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं अरस्तु महोदय ने, यह राज्य के विभिन्न पदों का संगठन है, विभिन्न पदों का संगठन है, जिसमें उनकी वितरण विधि यानी कि कानून निश्चित किया जाता है एवं समुदाय तथा समस्त सदस्यों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति भी कह सकते हैं, प्राप्ति निश्चित की जाए, उसे ही संविधान कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अरस्तु महोदय ने काफी सोच समझकर यह अरस्तु के द्वारा संविधान की परिभाषा दी गई है। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किया। उस संविधानों के वर्गीकरण में हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के संविधान संबंधी विचारों में संविधान दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो देखें। संविधान का वर्गीकरण, संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तु महोदय ने संविधान का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया, एक संख्या के आधार पर और एक उद्देश्य के आधार पर। संख्या के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु महोदय ने दो प्रकार से किया। पहला, संख्या के आधार पर। दूसरा, उद्देश्य के आधार पर। संख्या के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। संख्या के आधार पर हम ये कह सकते हैं एक ही व्यक्ति अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, और हम ये कह सकते हैं बहुसंख्यक। इसमें एक व्यक्ति का शासन होगा, अल्पसंख्यक में सीमित लोगों का शासन होगा और बहुसंख्यक में बहुत से लोगों का शासन होगा। तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति का जो शासन होता है उसे राजतंत्र कहेंगे। एक व्यक्ति का जो शासन होगा, यहां पर हम ले सकते हैं एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र, एक से अधिक व्यक्तियों का शासन, एक से अधिक व्यक्ति का शासन, एक से अधिक व्यक्तियों का शासन, पुलिंग तंत्र, और बहुत से व्यक्तियों का शासन, और बहुत से व्यक्तियों का शासन, एक से अधिक व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह,
व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों के समूह में हम ये कह सकते हैं संयम, प्रजातंत्र, संयम, प्रजातंत्र। तो निश्चित तौर पर जब जहां पर एक व्यक्ति का शासन होगा उसको राजतंत्र कहते हैं। राजा का शासन पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता, एक से अधिक व्यक्तियों का स्वतंत्र, कुलीन तंत्र, सीमित लोगों की शासन व्यवस्था भाग भगनी के हाथों में होगी। और व्यक्तियों का समूह जिसको अपन लोकतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं और भीड़तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार अरस्तु महोदय ने इनका विकल्प रूप दिया। ये विकल्प रूप देके कभी कभार आ जाते हैं विकल्प रूप। संविधान के विकल्प रूप में राजतंत्र, जो राजतंत्र है उसको निरंकुश तंत्र के नाम से भी संबोधित करते हैं। निरंकुश तंत्र। जो कुलीन तंत्र है उस कुलीन तंत्र को धनिक तंत्र के नाम से भी संबोधित करते हैं। धनिक तंत्र। और जो स्वयं तंत्र है उसको भीड़ तंत्र के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो क्वेश्चन यहां से बनते हैं छात्रों, हम ये कह सकते हैं कि संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु ने दो आधारों पर किया। एक संख्या के आधार पर, एक उद्देश्य के आधार पर। संख्या के आधार पर एक व्यक्ति का शासन जिसको राजतंत्र के नाम से संबोधित करते हैं और उसका बिगड़ा हुआ रूप निरंकुश तंत्र होता है। राजतंत्र में राजा का तंत्र होता है, राजा के द्वारा संपूर्ण सत्ता उसके हाथों में क्रियान्वित होती है और राजा का आदेश ही कानून होता है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं निरंकुश, राजा कभी भी मनमानी कर सकता है। वो ये जरूरी नहीं है कि वो जनता के लिए कार्य करे। तो निश्चित तौर पर निरंकुश तंत्र में राजा मनमानी कर सकता है और जनता के लिए अहितकारी कार्य कर सकता है, क्योंकि राजा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जनता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसको निरंकुश तंत्र या तानाशाही तंत्र के नाम से भी जानता है। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि एक से अधिक व्यक्तियों का शासन इसको कुलीन तंत्र कहते हैं, जिसमें सीमित तंत्रावली होती है, सीमित मंत्रिमंडल होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं इसका विकल्प रूप, इसका बिगड़ा और धनिक तंत्र है, जो मात्र पैसे वाले, जो धनाढ़े लोगों को ही ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए शासन व्यवस्था क्रियान्वित की जाती है। उसका अंतिम जो है व्यक्तियों का समूह, जो वर्तमान में जो लोकतंत्री शासन व्यवस्था है और लोकतंत्री शासन को अपन बहुसंख्यक वर्ग के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। व्यक्ति या भीड़तंत्र के नाम से या स्वयं प्रजातंत्र या लोकतंत्र के नाम से भी संबोधित करते हैं। और निश्चित तौर पर जो व्यक्तियों का समूह है उसको स्वयं प्रजातंत्र या स्वयं लोकतंत्र के नाम से भी संबोधित करते हैं और इसका बिगड़ा और विकट रूप भीड़तंत्र भी है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं वर्तमान में जो प्रजातंत्र है वो अरस्तु की देन है। अरस्तु ने इस भीड़तंत्र को, प्रजातंत्र को क्रियान्वित किया और आज वर्तमान में ये संपूर्ण भारत, संपूर्ण संसार इनका ऋणी है। तो निश्चित तौर पर स्वयं प्रजातंत्र के माध्यम से शासन को क्रियान्वित किया जाएगा और वर्तमान में जो ये शासन व्यवस्था है ये आगे अरस्तु महोदय की ऋणी रहेगी। तो निश्चित तौर पर ये संख्या के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण किया गया। उसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य के आधार पर इसका अर्थ किया है कि इसका कार्य करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य सार्वजनिक है या स्वार्थ। इसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं उद्देश्य के आधार पर जो भी कानून व्यवस्था क्रियान्वित कर रहा है, जो भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस तंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे स्वयं प्रजातंत्र हो, तो निश्चित तौर पर उनका उद्देश्य सार्वजनिक होना चाहिए, ना कि स्वार्थिक। तो हम ये कह सकते हैं जो भी शासन व्यवस्था क्रियान्वित कर रहा है, शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करने वाले का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थ सिद्धि या स्वार्थ
या स्वार्थ सिद्धि। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि संविधानों का वर्गीकरण किया तो अरस्तु महोदय ने यह कहा कि जो भी शासन व्यवस्था क्रियान्वित करता है उसका उद्देश्य ये होना चाहिए, वो सर्वजनहित होना चाहिए, सभी का भला होने वाला होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं लोक कल्याणकारी, यहाँ पे कह सकते हैं लोक कल्याणकारी व्यवस्था। तो निश्चित तौर पर छात्रों आपको ये संविधान का वर्गीकरण आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कभी कभार 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक व्यक्ति का शासन को किस नाम से संबोधित करते हैं? राजतंत्र के नाम से। इसका विकट रूप निरंकुश तंत्र। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र। इसको एक सीमित तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको धनाढ़ तंत्र या धनिक वर्ग के नाम से भी पहचाना जाता है। व्यक्तियों का समूह, बहुत से व्यक्तियों का समूह जो एक से जिनको हम बहुसंख्यक के नाम से भी संबोधित करते हैं या बहुसंख्यकों के नाम से संबोधित करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको स्वयं प्रजातंत्र और इनका विकल्प बीज तंत्र के नाम से जाना जाएगा। तो अब हम लेंगे कि राजतंत्र क्या है वो देखिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। छात्रों आपको संख्या के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर अरस्तु महोदय ने जो वर्गीकरण किया उसका आपने वर्णन किया। आप देखेंगे कि राजतंत्र क्या है। देखिए राजतंत्र अरस्तु के अनुसार राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। ये देखिए राजतंत्र छात्रों राजतंत्र अरस्तु महोदय के अनुसार ये सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। इसमें एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति के हाथों में संपूर्ण शासन व्यवस्था होती है। तो निश्चित तौर पर यह शासन व्यवस्था को आगे क्रियान्वित करने के लिए हो सकता है कि राजा निश्चित अच्छे कार्य करे, लेकिन कभी कभार राजा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो अपनी मनमानी कर लेता है। उसको आगे चलकर अपन निरंकुशवादी तंत्र के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। इसको सुने आप। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। इसमें किसी भी राज्य का शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है। इसमें शासन का उद्देश्य प्रजा की भलाई है। इसमें शासन सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा शासन मिलता नहीं है। और यदि मिल भी जाए तो ये जरूरी नहीं है कि उसका उत्तराधिकारी वैसा ही हो। राजतंत्र विकल्पों का निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। तो निश्चित तौर पर अरस्तु महोदय ने यही कहा कि सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, अरस्तु ने क्या कहा? सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था राजतंत्र है। क्या कहा? सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था राजतंत्र है। लेकिन राजा का उद्देश्य यही होता है कि जनता की भलाई करना, जनता की भलाई करना। लेकिन कभी कभार राजा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो निरंकुश भी बन जाता है, अर्थात वो मनमर्जी करने लग जाता है। जब मनमर्जी करने लग जाता है, हो सकता है कि राजा अच्छा कार्य करे, लेकिन जब उसका उत्तराधिकारी गलत निकल जाए तो इसकी हम ये कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि राजतंत्र सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। हो सकता है उसके उत्तराधिकारी है वो जनता के लिए भलाई के लिए कार्य ना करे और जनता को नुकसान पहुंचाए और वो अपनी मनमर्जी का कार्य करे। तो निश्चित तौर पर राजतंत्र की इस वजह से अवहेलना की गई है। इसी कड़ी में हम कहेंगे कि निरंकुश तंत्र। राजतंत्र आपको आ जाना चाहिए। निरंकुश तंत्र क्या है वो देखिए। राजतंत्र के बाद में निरंकुश तंत्र।
निरंकुश तंत्र। इसमें शासक वर्ग अपनी मनमर्जी करता है, और शासक वर्ग जब अपनी मनमर्जी करेगा तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के अनुसार निरंकुश तंत्र का वह रूप है जिसमें शासक शासितों की उपेक्षा करके अपने हित में शासन करता है। तो निरंकुश तंत्र शासन का वह रूप है, इसमें शासक वर्ग शासित वर्गों की उपेक्षा करता है, उपेक्षा करके अपने स्वयं के हित में, अपने हित में शासन व्यवस्था के नियम कानून कायदे क्रियान्वित करते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि शासक वर्ग जनता के लिए कानून सही रूप में क्रियान्वित नहीं कर सकता है, क्योंकि शासक वर्ग जो निरंकुश वर्ग होगा वो अपनी मर्जी से ही शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करेगा। उसको जनता से कोई मतलब नहीं है, उसका मेन मतलब होता है कि यह केंद्र सत्ता प्राप्त है। तो शासक वर्ग हमेशा जनता के लिए नुकसान ही करता है। तो इसको आप देख सकते हो कि अरस्तु के अनुसार निरंकुश तंत्र का वह रूप है जिसमें शासक शासितों की हितों की उपेक्षा करके अपने हित में शासन करता है। अरस्तु ने निरंकुश शासन के 3 प्रकार बताए, वो देखे। निरंकुश शासन वह होता है जिसमें राजा स्वयं का पालन करते हुए कानून के अनुसार शासन करता है। 3 प्रकार बताए निरंकुश के अरस्तु ने निरंकुश के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। पहला देखे, निरंकुश शासन वह होता है जिसमें राजा स्वयं का पालन करते हुए कानून के अनुसार शासन करता है, जिसमें राजा स्वयं का पालन करते हुए कानून के अनुसार पालना करता है, स्वयं का पालन करते हुए कानून के अनुसार शासन करता है, स्वयं के अनुसार स्वयं का पालन करते हुए कानून के अनुसार शासन करता है। स्वयं के अनुसार स्वयं का पालन करते हुए शासन व्यवस्था का संचालन करता है। तो स्वयं का पालन करते हुए शासन व्यवस्था क्रियान्वित करता है। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि इसमें निरंकुश शासक धन की प्राप्ति को अपना लक्ष्य मानता है। दूसरा है शासक वर्ग धन की प्राप्ति को अपना लक्ष्य मानता है। यानी कि राजा का निरंकुश शासक का यही मकसद होता है कि वो धन अपनी जेब भरे, अपने पॉकेट भरे। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि निरंकुश शासक कानून की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए मनमर्जी करता है, कानून की उपेक्षा करता है, कानून की उपेक्षा करते हुए मनमर्जी
मन का शासन करते हैं। तो कहने का मतलब ये 3 पॉइंट थे, उसमें निरंकुश तंत्र के 3 बातें बताई गई। स्वयं का पालन करते हुए शासन व्यवस्था का संचालन करता है। दूसरा, सद्धन की प्राप्ति राजा का लक्ष्य होता है। तीसरा है, कानून की उपेक्षा करते हुए मनमर्जी का शासन करता है। तो हम ये कह सकते हैं अरस्तु महोदय ने निरंकुश के 3 प्रकार बताए। एक बार आ जाता है राजतंत्र क्या है। राजतंत्र का विकृत रूप निरंकुश तंत्र है। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं इनका जो दूसरा रूप है कुलीन तंत्र, जिस राज्य में शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में आप देखेंगे कुलीन तंत्र, इसके बाद में देखिए कुलीन तंत्र का अभिप्राय यही है कि जिस राज्य की शासन व्यवस्था कुछ लोगों के हाथ में हो, उसे कुलीन तंत्र के नाम से संबोधित करते हैं। कुलीन तंत्र कुलीन तंत्र का अभिप्राय यही है कि कुछ लोगों के जिस देश की शासन व्यवस्था, कुछ शासन व्यवस्था, ये कुलीन तंत्र का अभिप्राय यही है कि जिस राज्य में शासन सत्ता, जिस राज्य में शासन सत्ता कुछ यानी कि सीमित लोगों के हाथ में हो, लोगों के हाथ में हो, उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। कुलीन तंत्र के नाम से संबोधित करता है। ये इसका विकल्प रूप हम ये कह सकते हैं धनिक तंत्र। तो जिस राज्य में शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो तथा शासन सत्ता का प्रयोग कानून के आधार या अपने अनुसार करता हो, उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। कुलीन तंत्र भी राजतंत्र की तरह बुद्धि, गुण तथा संस्कृति द्वारा संचालित कानून प्रिय शासन प्रणाली है। कुलीन तंत्र वंशानुगत भी हो सकती है और आयु पर आधारित भी हो सकती है। कहने का अभिप्राय यही है कि जो कुलीन शासन व्यवस्था है ये वंशानुगत भी हो सकती है और आयु के आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है। इसका जो विकल्प रूप है वो धनिक तंत्र है। तो छात्रों, आपको ये बातें निश्चित तौर पे याद रखनी चाहिए। आप देखेंगे संयत या प्रजातंत्र, इसमें व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर सभी लोगों की शासन व्यवस्था, राज्य की शासन व्यवस्था सभी लोगों के हाथ में होती है। और हम ये कह सकते हैं ये लोकतंत्र है। इसका जीता जाता उदाहरण यही है। इसका अर्थ है कि जनता का तथा जनता के हित में किए जाने वाले शासन, यह एक ऐसा संविधान है जिसमें निरंकुश तंत्र और धनिक तंत्र के दोष नहीं है। तो संयत और सरल प्रजातंत्र का अभिप्राय जनता के हित में इसमें कानून व्यवस्था क्रियान्वित की जाती है। हम ये कह सकते हैं ये वर्तमान में जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए संयत और सरल प्रजातंत्र के नाम से कह सकते हैं। इसमें जो कुलीन तंत्र और निरंकुश तंत्र है उसके अवगुण नहीं आते हैं। इसमें मात्र मेन मकसद यही होता है कि जनता के हित के लिए शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करता है। तो संयम प्रजातंत्र से अभिप्राय यही है कि इसका अर्थ है जनता का तथा जनता के हित में की जाने वाला शासन ही है।
एक ऐसा संविधान है जिसमें निरंकुश तंत्र और धनिक तंत्र के दोस्त नहीं होते हैं। अगला है प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र, जो इसका जो विकल्प रूप है, इसका विकल्प भीड़ तंत्र। तो वो भीड़ तंत्र देखिए, इसका अर्थ है कि राज्य की प्रभुसत्ता बहुसंख्यक वर्ग के हाथों में हो। और अरस्तु के अनुसार प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें निरपेक्ष समानता पर बल दिया जाता है और सब नागरिक विभिन्न प्रकार की योग्यता पर विचार न करते हुए समान माने जाते हैं। स्वतंत्रता के आधार पर सब नागरिकों को समान अधिकार दिया जाता है। सापेक्ष निरपेक्ष समानता, एक सापेक्ष होता है, निरपेक्ष होता है। इसमें एक व्यक्ति की योग्यता पर विशेष ध्यान न देकर सबको योग्य माना जाता है। और स्व प्रजातंत्र और जो भीड़ तंत्र है, इसमें कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर अरस्तु महोदय ने संविधान के 3 वर्गीकरण बताए। इस संविधान के 3 वर्गीकरणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो नियम कानून का आइडिया है, नियमावली है, देश की शासन व्यवस्था या राज्य की शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए आज ये संसार हमेशा अरस्तु महोदय का ऋणी रहेगा। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।